नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक वाटर कूलर में कंप्रेशर को बदलेंगे तथा उसमें गैस चार्जिंग करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम जो यह कंप्रेशर लगाने जा रहे हैं जिसका मॉडल नंबर है KCE 461 HAE, ये 22 नंबर रेफ्रिजरेंट का कंप्रेशर है। इससे वो संबंधित सभी तमाम बातें जो हमें जानना जरूरी है। इसमें हम कौन से कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी रिले का इस्तेमाल करेंगे, क्या हम इसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी कैपिलरी हम इस्तेमाल करेंगे, कितने कैपेसिटी तक के वाटर कूलर पे हम इसे लगा सकते हैं या फिर इसकी जगह कौन से अन्य कंप्रेशर हम लगा सकते हैं, क्या कैपिलरी नंबर होगा, वो सभी तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। जो दोस्त नए हैं वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जो दोस्त परिपक्व हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। आप देख ही चुके हैं, कंप्रेशर का नंबर है KCE 461 HAE। दोस्तों ये एक 22 नंबर रेफ्रिजरेंट का कंप्रेशर है और ये हाई बैक प्रेशर एप्लीकेशन पर लगने वाला कंप्रेशर है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम हाई बैक प्रेशर एप्लीकेशन पर क्यों लगाते हैं और हम इस उपकरण को हाई बैक प्रेशर एप्लीकेशन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए, जब तक हम कंप्रेशर को डीब्रेज करते हैं, पुराने कंप्रेशर को उतारते हैं, दोस्तों हाई बैक प्रेशर का मतलब है कि उस उपकरण पर इस कंप्रेशर को लगाना जिसका बैक प्रेशर हाई आएगा। यानी कि अगर हम अब इसे वाटर कूलर पर लगा रहे हैं तो इसका बैक प्रेशर हाई आएगा, और अगर हम इसे किसी अन्य मीडियम बैक प्रेशर वाले उपकरण पर लगाते तो उसका जो बैक प्रेशर है वो मीडियम आता। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। कंप्रेशर को हमने उतार लिया है, ध्यान से आप कंप्रेशर को उतार लीजिए पुराने वाले को, और नए कंप्रेशर को आप लगा दीजिए उसकी जगह। डीब्रेज करने से पहले रेफ्रिजरेंट को रिकवर अवश्य कर लीजिए। निश्चित कर लीजिए कि आपने उपकरण से सारे रेफ्रिजरेंट को निकाल ली है, नहीं तो आप डीब्रेज करते हुए किसी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। जब आपको ये लगे कि कंप्रेशर और सिस्टम से पूरा गैस निकल चुका है तभी उसे डीब्रेज कीजिए, क्योंकि काफ़ी तंग स्थान है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, विशेषकर जो दोस्त नहीं हैं। इस कंप्रेशर का डिस्प्लेसमेंट दोस्तों 11.5 और इसकी BTU है 5100, और ये 625 पावर वाट का कंप्रेशर है, और ये मैक्सिमम एम्पेयर लेता है 2.9, और इसमें अगर हमें ऑयल डालना पड़े तो 510 ग्राम ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। ये 180 से लेकर 260 वोल्ट तक आसानी से काम कर लेता है, और इसमें हम जो कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं वो होता है रनिंग कैपेसिटर जो कंपनी बताती है। लेकिन इसमें हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑप्शनल है, यानी कि विकल्प के तौर पर जब हमें ज़रूरत पड़े ऐसी जगह पर जहां इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी वीक आती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पूरी कैपेसिटी से नहीं आ रही, वहां पर हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑप्शनल है। और इसका उपयोग हम जो आप अभी रिले देख रहे हैं पोटेंशियल रिले के द्वारा ही करेंगे। जब भी आप नया कंप्रेशर लगाएं पुराने थिम्बलों को निकाल दीजिए, अगर उन पर कार्बन आ चुका है या फिर उनमें जंग लग चुका है नई थिम्बल का इस्तेमाल कीजिए, इससे कंप्रेशर की लाइफ बढ़ती है। दोस्तों जो ये कंप्रेशर होते हैं हाई बैक प्रेशर टाइप, ये काफ़ी हार्ड वर्किंग कंप्रेशर होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत करते हैं। जिस उपकरण में हम इसे लगाते हैं इन्हें काफ़ी कार्य करना होता है, इसलिए इनकी वाइंडिंग भी विशेष रूप से अच्छी प्रकार से मजबूत बनाई होती है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि थिम्बल को रिप्लेस कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि थिम्बल ख़राब है। इसमें जो कैपिलरी हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो होगी 0.050 की 5 फीट कैपिलरी। 2 कैपिलरियाँ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 5-5 फीट की, क्योंकि सर्किट बड़ा हो जाता है और जल्दी से वो कूलिंग कर पाए पूरे सिस्टम में, इसलिए इसमें हम 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम रनिंग कैपेसिटर ही लगाएंगे, कंपनी के द्वारा रनिंग कैपेसिटर ही लगाया जाता है जो होता है 15 MFT का, और जो आप इसमें ओवरलोड देख रहे हैं वो एक्सटर्नल है, OLP इसमें अंदर नहीं होता। और जो OLP है वो है दोस्तों KTA 0159B2 और MRA 123-97-12-102, इस नंबर के OLP का हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दोस्तों OLP आपको वही लगाना चाहिए जो कंपनी आपको बताती है, क्योंकि उसी की मैचिंग हमारी वाइंडिंग से होती है। अगर हम OLP डिस्टर्ब कर देंगे तो इससे हमारे कंप्रेशर की वाइंडिंग जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए OLP का इस्तेमाल आप सोच समझ के कीजिए कि जो कंपनी के द्वारा निर्देशित हो वही OLP हमें लगाना चाहिए। इसमें हम सभी तमाम कार्य कर चुके हैं। अब हम वैक्यूम करने के बाद
हमारे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को रिफ़िल करेंगे। इसलिए मैं आपको अक्सर बताता हूं कि अगर आप लिक्विड रेफ्रिजरेंट छोड़ना चाह रहे हैं तो सिस्टम वैक्यूम करने के बाद आप उसमें रेफ्रिजरेंट लिक्विड छोड़ दीजिए उपकरण को चलाने से पहले। और अगर आपने लीक टेस्टिंग नहीं की है तो आप रेफ्रिजरेंट को छोड़ने के बाद सबसे पहले लीक टेस्टिंग कीजिए। कोई भी ब्रेजिंग आपका लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे हमें आर्थिक नुकसान तो होगा ही, पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए इस प्रोसेस को स्किप मत कीजिए और ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होइए और लीक अवश्य चेक कीजिए, क्योंकि दोस्तों लीकेज हमारे उपकरण के साथ साथ हमारी जेब पर भी भारी पड़ जाती है और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसे कंप्रेसर को हम 60 लीटर प्रति हर्ट्ज वाले वाटर कूलर पर इस्तेमाल करते हैं और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है 150 लीटर की। इसकी जगह अगर हम R134A के कंप्रेसर को लगाएंगे, R134A के सिस्टम पर ही लगाने की मैं बात कर रहा हूं, तो हम लगाएंगे KCJ 467 HAG या फिर KCN 463 HAG। रेफ्रिजरेंट लीकेज चेक करने के बाद, ब्रेजिंग चेक करने के बाद आपको धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट को सिस्टम में जाने देना है और ध्यान से आपको बैक प्रेशर पर नज़र बनाए रखनी है। मैं आपको अक्सर बताता हूं कि बैक प्रेशर के माध्यम से अगर आप गैस भर रहे हैं तो आपको बाहर के तापमान पर एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए, यानी कि जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर उस वक्त चल रहा है, क्योंकि अगर बाहर का तापमान कम या ज़्यादा होगा तो बैक प्रेशर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर बाहर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर आप R22 रेफ्रिजरेंट भर रहे हैं और 35 डिग्री पर है तो आपको हाई बैक प्रेशर एप्लीकेशन यानी वाटर कूलर, मिल्क कूलर, इनमें जो बैक प्रेशर रखना है वो 70 से लेकर 72 PSIG के बीच में रखना है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये तापमान जो बाहर का हमारा बढ़ता रहा, 43 डिग्री पर पहुँच गया, तो वो बैक प्रेशर भी 85 तक हो जाएगा। इसलिए ध्यान से आपको रेफ्रिजरेंट रिफ़िल करना है जिस भी उपकरण पर आप काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको हर बार बताता हूँ कि रेफ्रिजरेंट को तोलकर भरिए। जो रेफ्रिजरेंट उपकरण की नेम प्लेट पर लिखा हुआ है, सभी कार्य अच्छी तरह से करने के बाद उतने रेफ्रिजरेंट को तोलकर उस उपकरण में डाल दीजिए और फिर उपकरण को चलाकर इंतज़ार कीजिए। आपको वो सारी पैरामीटर बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे जो आप चाहिए आपको उस उपकरण के लिए, लेकिन सभी कार्य अच्छी तरह से होने चाहिए, ब्रेजिंग से लेकर वैक्यूम तक। तो दोस्तों ये था हमारा इस कंप्रेसर से संबंधित सभी डाटा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।